वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में देखेंगे मेनली कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। साथ में देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे पहले डिफिनीशन को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये किस टाइप का फोर्स है। कोई स्पेशल टाइप का फोर्स है जहाँ पर इस फोर्स के अप्लाई होने से जो दिया हुआ वर्क डन होता है और पूरे फोर्स फील्ड सिस्टम में इस फोर्स के कारण एनर्जी कंजर्व रहता है। जैसा कि कंजर्वेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये कंजर्व वर्ड से ड्रॉ किया हुआ है और उसी से कंजर्वेशन भी आता है। सो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है एनर्जी कंजर्वेशन से। सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। When the net work done around any closed path, loop or contour is zero, then the force is called conservative force। अब डिफिनीशन में आप समझिए कि बात किस चीज़ की हो रही है, वर्क डन, और किस में हो रही है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड कंटूर। तो वर्क होना है और किस पर होना है, किसी क्लोज्ड पाथ पर होना है या लूप पर होना है या कंटूर में होना है। और अगर वो वर्क डन ज़ीरो हो जाए तो वर्क डन तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। जब तक कोई ना कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वर्क डन होगा नहीं। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाकर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ये भी है कि मैंने नेट वर्क डन लिखा है, यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस काम कर सकते हैं। जैसा ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस काम कर रहे होते हैं किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट पे, या तो आप नेट फोर्स निकाल लीजिए, या वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे फोर्सेस के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको अटैच करके देख लीजिए और सभी को अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए। तो क्या हो गया, नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन किससे रिलेटेड है, नेट फोर्स से रिलेटेड है। अगर किसी दिए हुए क्लोज्ड पाथ पर या लूप में या कंटूर पे, यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान देने की है। एक तो नेटवर्क डन है, दूसरा क्या है, क्लोज्ड पाथ या लूप या कंटूर है, उसमें वर्क डन ज़ीरो होगा। और किसी खास फोर्स के लिए ही, यानी ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, वो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ज़ीरो हो गया तब वैसी हालत में वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। फोर्स एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके कारण इसे नेट वर्क डन नाम दिया गया है। सो इस डिफिनीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड पाथ किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर के शेप में ये है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस पाथ के अलोंग ले जा रहे हैं, तो कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर उस पॉइंट से कहाँ ले जा रहे हैं, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर इस पाथ के अलोंग ले जा रहे हैं। फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट से और वो लेकर जा रहा है बी पर, और फिर बी से सी पर, फिर सी से डी पर, और फिर फाइनली ए पर। जब किसी इनिशियल पॉइंट से चलकर अलग अलग रास्तों से फिर उसी पॉइंट पर पहुँच जाए तो वो क्या होता है, क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ कहलाता है। ऐसी हालत में ये वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी नेट वर्क डन, फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए।
इसे क्या होना होगा, 0 होना होगा। तभी ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है या नेट फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, नेट वर्क डन 0 हो जा रहा है। उसी तरह ये लूप कैसा भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में दो रास्ते आप ऐसे बना सकते हैं। मैं 2 ही बना रहा हूँ, आप चाहें तो हज़ारों बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जिधर से जो रास्ता लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए से कोई फोर्स अप्लाई होकर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पर पहुंचा देता है और फिर बी से ए पर पहुंचा देता है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू किया था वहीं तक पहुंच गया, ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया। देयरफॉर यहाँ पर भी क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर 0 के बराबर हो गया तो वैसा फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। इज दैट ओके? इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, आप सर्कल में चाहें, जिस शेप में चाहें, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है वो डिफिनीशन में। आइए एग्जाम्पल के थ्रू, स्पेशली मैंने इसकी बात की है ग्रेविटी में, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इस पर्टिकुलर स्क्वायर शेप पाथ पर हम चाहते हैं कि आप कंजर्वेटिव फोर्स को अच्छे से समझ लें। लेट्स सी दैट एग्जाम्पल। मान लीजिए एक वर्टिकल प्लेन में ये कोई स्क्वायर शेप क्लोज्ड पाथ है, वर्टिकल प्लेन में, आपका बोर्ड भी ये वर्टिकल प्लेन ही है, और ये क्लोज पाथ किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। और स्क्वायर शेप में होगा तो लेंथ सारे साइड्स का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हम इसे अटैच कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन से, सो दैट इसे समझने में आपको आसानी हो। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रख दें और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है। अब आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये ग्रेविटी के कारण हम चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात कर रहे हैं। इज दैट ओके? तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहले आइए आप ये देखिए कि ये सेम लेंथ का है, हम L मान लेते हैं, तो ये ओरिजिन पर कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट हम B मान लेते हैं, ये C और ये D मान लेते हैं। तो ये हो गया 0 0 कोऑर्डिनेट। अगर सारे साइड्स L हैं तो ये कितना हो जाएगा, L 0, ये कितना हो जाएगा 0 एंड L, एंड ये कितना हो जाएगा L एंड L। अब वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप, अब आप देख लीजिए नेट वर्क डन की बात होती है, नेट वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप इज 0। तब ये क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो क्लोज लूप कहाँ से शुरू हो रहा है उसको देखिए, पहले समझिए। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप क्लोज लूप में ऐसे भी जा सकते हैं, फ्रॉम ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, और आप यानी ये आपका क्या हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। और आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। तो हम क्लॉकवाइज ही जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमने जो अल्फ़ाबेट है वो इसी ऑर्डर में क्लॉकवाइज ही ले लिया है। आइए सबसे पहले समझते हैं नेट वर्क डन। एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर हर स्टेप के लिए आपको अलग अलग वर्क डन लेना है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट वर्क डन जो है वो हमें क्या दिखाना है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0। आइए नेट वर्क डन के लिए लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उस पाथ को फॉलो करते हुए जो पॉइंट ए से बी को मिलाने वाली लाइन है। फिर वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, पॉइंट बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इज दैट ओके? आइए हम LHS ले लेते हैं।
और फिर वहाँ से इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी पॉइंट ए से बी तक पहुँचने में कितना वर्क डन किया गया ड्यू टू दिस ग्रेविटी। अब आप समझिए कि ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किधर लग रहा है, टुवार्ड्स वर्टिकल डाउन साइड, यानी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कितना है mg, और डाउन साइड यहाँ पर दिखाने के लिए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखाने के लिए निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वो किधर लग रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। देयरफॉर इस केस के लिए मैंने यहाँ से ए से बी जाने के लिए मैंने क्या लिख लिया, mg, और ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज j। ठीक है, -j। देयरफॉर यहाँ पर डब्ल्यू ए टू बी पॉइंट आप ले लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, x के डायरेक्शन में जा रहा है ना, पॉजिटिव x, ये ए टू बी पॉजिटिव x का डायरेक्शन है। देयरफॉर ये mg j डॉट, हम डायरेक्ट dx ले रहे हैं स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको ब्रैकेट के बाहर ही ले लेते हैं, dx, और डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव i। और जहाँ तक dx का लिमिट का सवाल है तो यहाँ 0 इनिशियल पॉइंट है उसकी, और फाइनल पॉइंट b x में जो है वो l है, तो 0 से l। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी या इसमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद b टू c, ये आ रहे हैं डाउन साइड, ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसके लिए आप क्या करेंगे, mg माइनस j, नेगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ही है। ठीक है, क्लियर है ये। और लिमिट देख लीजिए, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये 0 फाइनल पॉइंट है, L टू 0। अब ये आइए C से D की तरफ। C से D तक जब आ रहे हैं तो आप देखिए कि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, और जबकि ग्रेविटी अभी भी डाउन साइड है। तो क्या करेंगे फिर वहाँ पर, mg माइनस j इंटू dx, और नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, देयरफॉर माइनस i। देखिए ओरिजिन की तरफ जा रहा है, देयरफॉर नेगेटिव x एक्सिस हो गया। और जहाँ तक सवाल है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट L टू 0। इज दैट ओके। अब सबसे डिटरमाइनिंग पॉइंट ये है, देखिए वर्क डन फ्रॉम D टू A, पॉइंट D से A पर किस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ से चलकर अब तक यहाँ आया है, इस पॉइंट तक आ गया है। अब क्या यहाँ पर कोई इसके पास हेवनली कोई पावर है, या कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको इस सरफेस से उठाकर डायरेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी D से A तक पहुँचा देगा। यही बात यहाँ पर सोचने की है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ग्रेविटी जो डाउन साइड लग रहा है उसके अपोजिट में एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ तक जब पहुँच गया है तो ये बॉटम पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी इसमें भरी हुई थी, वो रिलीज कर रहा था, और नीचे की तरफ वो पहुंच गया अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब यहाँ आपको फिर इसे ऊपर की तरफ ले जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। देयरफॉर mg, और ये पॉजिटिव j, और डिस्प्लेसमेंट किधर, वो भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, dy और j। अगर देखिए आप क्या करते कि यहाँ भी नेगेटिव ही ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखाते और डिस्प्लेसमेंट का उसके अपोजिट में, तो रिजल्ट ये वाला और ये वाला सेम आ जाता। क्या ऐसा होगा कि एनर्जी जो है वो लॉस करती जा रही है और उसको कहीं से कोई एनर्जी आपने नहीं दी है फिर भी लॉस करती जा रही है, मतलब एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम नोवेयर। यहाँ पर अगर उस चीज़ की सावधानी नहीं रखेंगे तो आप सीधे सीधे इस पाथ के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट
टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ग्रेविटी टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस दिखा देंगे, और रिजल्ट में आप पूरी तरह से फेल कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट वर्क डन लिखा हुआ है। ग्रेविटी की हमने क्या की है, फोर्स ले ली है ग्रेविटी के कारण, और हमको ग्रेविटी के हिसाब से ही सारे काम को करना है। बट पॉइंट डी से ए पर ले जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सावधानी आपको ज़रूर रखनी है कि यहाँ पर डायरेक्शन आप कैसे चूज़ करेंगे। देयरफॉर अब लिमिट ले लीजिए y का यहाँ पर 0 और ये फाइनल लिमिट l। इज़ दैट ओके? सो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार एनर्जी दे दी और वो एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में, चूँकि पोजीशन रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर एनर्जी आपने दी हुई है, ये लॉस कर गई यहाँ तक आने में या यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन यहाँ से क्या ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी जब तक आप उसमें एनर्जी सप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते उसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ से फिर आपको उसके अंदर एनर्जी देनी है सो दैट कि काइनेटिक एनर्जी आए और फ्रॉम 0 टू सर्टेन लेवल वो पहुँचे और उसके अंदर फिर से पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाए। अगर ये चीज़ आप कभी भी मिस कर गए तो समझिए कि ये रिज़ल्ट आपको कुछ अलग दिखा देगा, जैसा रिज़ल्ट फ्रिक्शन या डिसिपेटिव फोर्स के लिए होता है। सो यहाँ पर आपको हर हालत में सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए, मैं चाहता तो वहीं पर लेमैन की तरह आपको बता देता कि देखो ग्रेविटी डाउन साइड है इस लाइन के लिए, ग्रेविटी डाउन साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर है, यानी दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, और यहाँ पर भी ग्रेविटी डाउन साइड है और डिस्प्लेसमेंट उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में एंगल 90 डिग्री है तो आप जानते हैं कि वो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती है, क्योंकि cos 90 0 होता है। लेकिन मैं यहाँ वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा था। j डॉट आई कंप्लीट 0, उसी तरह j डॉट जे 1 के बराबर, फिर से j डॉट आई, ये आपको मैंने वेक्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यानी सिमिलर वेक्टर होगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट, और डिसिमिलर अगर होगा तो उसका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये 0 हो गया, j डॉट आई ये भी 0 हो गया। अब बच गया क्या, j डॉट जे और j डॉट जे। मैं इसको और इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना हो गया mg dy। देखिए m तो कांस्टेंट है ही, और ज़्यादातर मैं वर्टिकल प्लेन की बात मैंने पहले ही कर दी है कि वर्टिकल प्लेन में ये सारी चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पर फोर्स ग्रेविटी के कारण लग रहा है उस दिए हुए ऑब्जेक्ट पर। तो आप देखिए, अगर अर्थ सरफेस के बहुत करीब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ग्रेविटी भी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। देयरफॉर मास और ग्रेविटी दोनों क्या होगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। j डॉट जे 1 के बराबर और माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया ये L2 0 dy। अब आइए यहाँ पर j डॉट जे 1 और mg इंटीग्रल के बाहर, और ये कितना हो गया 0 टू L dy। इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखिएगा यहाँ से d से a तक पहुँचने के लिए। अब ये कितना हो जाएगा mg अपर लिमिट, ये y हो जाएगा इंटीग्रेट होके 0 टू L, और ये कितना हो जाएगा mg y L टू 0। अब ये अपर लिमिट यहाँ मैं लिख रहा हूँ mg 0 माइनस L, और ये कितना प्लस mg L माइनस 0, ठीक है। ये माइनस आ गया, देखिए माइनस mgl, और ये कितना आ गया mgl, कितने के बराबर हो गया 0 के। प्रूव हो गया नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज लूप इज 0, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने लिया था और उसके हिसाब से वर्क डन आपने चेक किया, जो कितने के बराबर आ गया माइनस mgl प्लस mgl, और वो कितने के बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, जो कि हमारा RHS का रिजल्ट है। यानी
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया और उस हिसाब से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। पिछले लेक्चर में जहाँ पर मैंने वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट का डिस्कशन किया है, वहाँ पर दो अलग अलग वर्क डन को ऐड करने के बाद मैंने ज़ीरो दिखाया था और अब कहा था कि आप इसको ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगा। सिचुएशन आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अप्लाई करके फोर्स ऊपर की तरफ उछाला गया था और एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये बी, और फिर यहाँ जाकर रुक जाता था और रुकने के बाद इसी पाथ पर फिर अगर मान लीजिए एकदम सीधा फेंका गया तो, और नहीं तो फिर ऐसे लौट के आना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ए से बी है तो ये बी से ए है। वहाँ पर देखिएगा मैंने ये वर्क डन आपको दिखाया हुआ है कितने के बराबर, 0 के बराबर। और यही चीज़ जो यहाँ एग्जाम्पल से बताई है ये फिट बैठता है जब स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम में वर्क डन। सो प्लीज़ पिछले लेक्चर को जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। सो अब एक चीज़ तो पता चल गई है कि नेट वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप इज 0, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी फिगर पर मैं कुछ चीज़ें और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है जो अभी पॉइंट A पर है, उसे D तक पहुँचाने के लिए आपके पास टोटल कितने रास्ते हैं। एक तो डायरेक्ट आप हम वर्क डन 1 बोलते हैं जो कहाँ से कहाँ तक है, डायरेक्ट फ्रॉम A to B है। ठीक है, उसी तरह वर्क डन 2 बोलते हैं हम, वो कैसे है, A से B तक, B से C तक और फिर C से D तक, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आपको कितने रास्ते मिल रहे हैं। तो ये A से B, फिर B से C और फिर C से D। उसी तरह एक तीसरा रास्ता भी है, आपने पहले ध्यान दिया हो तो शायद आपको समझ में आ गया हो। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर B पर पहुँचेगा और फिर डायगोनली वो B से D पर आ जाएगा। तो आपके पास कुल 3 रास्ते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या तीनों रास्ते पर चलकर वर्क डन एक जैसा है या अलग अलग है। लेट्स चेक आउट वर्क डन थ्रू पाथ 1 बिटवीन पॉइंट A एंड B। देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ फ्रॉम L to 0। फर्स्ट लिमिट, इनिशियल लिमिट L है y की एंड ये फाइनल लिमिट 0 है। और ये mg माइनस जे डॉट dy मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, dl वगैरह नहीं लेकर डायरेक्ट मैं यही ले रहा हूँ, ये भी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। ओके, सो माइनस प्लस j और डॉट j 1 के बराबर, mg कांस्टेंट बाहर आ गया, L to 0 g के बारे में ऑलरेडी बताया है कि कब कांस्टेंट होता है। ओके, और ये dy कितना आ गया, ये mg और ये dy y के फॉर्मेट में इंटीग्रेट कर लीजिए। L to 0 कितना हो जाएगा, mg 0 माइनस L दैट इज इक्वल टू माइनस mgl। इस रिजल्ट को अभी यहाँ पर लिख लीजिए, कितना आ गया है, माइनस mgl फॉर द गिवन अरेंजमेंट। पहला आंसर है ये। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए आपको कौन सा पाथ लेना है, ये सेकेंड वाला पाथ, A से B, B से C और C से D। सेकेंड पाथ ले लेते हैं। पहला रिजल्ट था हमारा माइनस mgl। अब दूसरे के लिए वर्क डन थ्रू पाथ सेकेंड, A से B में जा रहा है, यानी पॉइंट A से B तक। तो यहाँ देख लीजिए mg तो डाउनवर्ड्स ही लगेगा ऑलवेज थ्रू द गिवन पाथ। सो mg माइनस j डॉट पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में
मूवमेंट है, देयरफॉर दिस इज प्लस आई डी एक्स आई। और लिमिट देख लीजिए 0 से L है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस की। अब J डॉट आई ऑलरेडी 0 हो गया। अब B से C जाना है, ये B से C, ये निगेटिव y डायरेक्शन में है, देयरफॉर mg माइनस जे और dy भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो गया माइनस जे। लिमिट देख लीजिए, इनिशियल y कोऑर्डिनेट L एंड ये फाइनल 0, सो फ्रॉम L टू 0। और तीसरा पॉइंट ये है C से D, ये आ गया आपका C से D, तो C से D में निगेटिव x एक्सिस की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी डाउन साइड ही लग रहा है, देयरफॉर mg माइनस जे डॉट दिस इज dy और दिस इज dx और ये रहा नेगेटिव x एक्सिस का डायरेक्शन और इनिशियल पॉइंट x एक्सिस कोऑर्डिनेट L एंड फाइनल पॉइंट 0, सो L टू 0। ये भी J और I 0 हो गया, बट ये भी J और I 0 हो गया, बट ये आपका बचा रह गया, ठीक है। तो ये 0, ये पूरा 0, इसके लिए काम कर लें, कितना हो गया mg dy, J डॉट J इज 1 और माइनस माइनस प्लस mg dy L टू 0, mg कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये dy y हो गया L टू 0, कितना आ गया 0 माइनस L यानी माइनस mg L, यानी वर्क डन सेकेंड पाथ के लिए भी कितना आ गया जितना फर्स्ट पाथ के लिए आया था, दैट इज mgl। अब तीसरा पाथ जो है वो पहले A से B जाता है, इसको मैं क्या लिखूं बार बार, मैं उसे ड्रॉप कर देता हूं या मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है पहले लाइन में, तो ये लीजिए वर्क डन थ्रू द थर्ड पाथ। तो अब देख लीजिए इसमें A टू B तो आप चले गए, अब B से D पर जाना है, तो B से D पर जाने के लिए आप देखिए डायगोनल आ रहे हैं, ये ना x एक्सिस की तरफ है और ना y एक्सिस की तरफ है, तो इसको इस छोटे से पार्ट को हम dl मान लेते हैं और देख लीजिए ये रहा हमारा y का डायरेक्शन और ये x का डायरेक्शन, तो ये हम dy कह देते हैं और ये dx कह देते हैं। तो देख लीजिए वहाँ पर dl कैसे आ जाएगा आपका dx माइनस i, निगेटिव i डायरेक्शन में जा रहा है ये, प्लस dy माइनस जे निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, तो dl इतना आ गया आपका। सो B से D पर आने के लिए ये रहा आपका mg, तो अभी भी उस पर्टिकुलर लाइन पर डायगोनल पर हमेशा आपका ये जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली नेगेटिव y एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो mg माइनस जे डॉट कितना आ जाएगा, ये दोनों आपको लेना पड़ेगा, dx माइनस आई प्लस dy माइनस जे। ओके, अब ये तो पूरा 0 हो गया, इसका काम ख़त्म। यहाँ पर पैरेंथीज के अंदर ये दो टर्म है, एक i डॉट जे या j डॉट i, ये पूरा 0, बट ये बच गया j डॉट जे, तो ये वाला टर्म तो ख़त्म हो गया इससे मल्टीप्लाई होने के बाद, लेकिन ये वाला टर्म बचा हुआ है, तो अब हम लिख लेते हैं mg माइनस जे डॉट dy माइनस जे। कितना हो गया ये, j और j जब मल्टीप्लाई हुआ तो mg dy बचा रह गया। लिमिट ले लीजिए y के डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं ये देख लीजिए, y का कोऑर्डिनेट इनिशियल पॉइंट पर L है और फाइनल पॉइंट पर 0 है, देयरफॉर ये फ्रॉम L टू 0, mg बाहर आ गया और ये dy इंटीग्रेट होने के बाद y हो गया, दिस इज L टू 0, कितना हो गया mg 0 माइनस L दैट इज इक्वल टू माइनस mgl। सो तीसरे रिजल्ट में वर्क डन तीसरे पाथ के लिए भी उतना ही आया, mg माइनस mgl। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आप किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच
जब ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो रिजल्ट सेम आता है चाहे आप जो भी पाथ फॉलो करते हैं। यानी वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप कोई भी पाथ लीजिए, अगर दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं तो किसी भी पाथ से आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, वो रिजल्ट वर्क डन का ऑलवेज सेम एंड इक्वल आएगा। देयरफॉर कंक्लूजन यहाँ क्या निकलता है, मैं उस कंक्लूजन को आपके लिए लिख देता हूँ। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वर्क डन अराउंड closed loop or path due to conservative force is independent of the path through which the object is taken between from one point to another point। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा हो तो क्या होता है, वर्क डन जो है वो पॉइंट फंक्शन हो जाता है, यानी वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉइंट फंक्शन। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स is point function। इसका मतलब क्या हुआ, that is it depends upon only initial and final point, initial and final point। so पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, चाहे कोई भी पाथ लें, दो पॉइंट के बीच में आपको चलकर जाना है, किसी भी पाथ के थ्रू रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा। आइए देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को। वर्क डन जो आपने किया कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होती है। एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड। इसका क्या मतलब हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड का मतलब ये हो गया कि वी कैन राइट वर्क एंड एनर्जी इक्वेशन, वर्क एंड एनर्जी इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम या कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल वैलिड है। आप एनर्जी और वर्क के बीच में जो इक्वेशन आपने लिया है या निकाला है, उसको आप आसानी से उस सिचुएशन के लिए लिख सकते हैं। इसमें वर्क एंड एनर्जी थ्योरम आप फ्रीली लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी रिटन, ये भी वैलिड होगा। तीसरा पॉइंट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि कर्ल ऑफ, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, कर्ल ऑफ
force for conservative force field system, for conservative force field system is 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज अ वेक्टर क्रॉस एफ। कर्ल ऑफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये डेल्टा है, डेल क्रॉस एफ। ठीक है, ये डेल का अपना एक वैल्यू होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है? इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा सिंबल है। इसको कैसे लिखते हैं? आई डेल अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है ये एक ऑपरेटर है और किसी दिए हुए फंक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करता है। ये जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। और एफ तो आप जानते ही हैं, फोर्स वेक्टर है। दिस इज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अगर इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा जाएगा डेल क्रॉस एफ को, तो ये ऐसे लिखा जाएगा आई जे के, ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज डेल अपॉन डेल जेड, एंड दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, एंड दिस इज एफ जेड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जनरल डिफरेंशिएशन से थोड़ी सी अलग होती है। कैसे अलग होती है? मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर आपको डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो जो यहाँ पर वेरिएबल है जिस पर ये डिपेंड करेगा, उसको छोड़कर बाकी दोनों को आपको कांस्टेंट मानना है। देयरफॉर आप देख लीजिए कि अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस दिए हुए फंक्शन को, तो सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह डेल अपॉन डेल वाई, ये ए के लिए आप लिख रहे थे, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये z भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ इसी तरह से काम करता है। डेल अपॉन डेल जेड यानी जिसकी बात कर रहे हैं, जिससे मैचिंग ये वेरिएबल होगा, उसी को सिर्फ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सारे को आपको कांस्टेंट मानकर चलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 2z, z के रिस्पेक्ट में। तो ये खास तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डेल क्रॉस एफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम के लिए क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। मैट्रिसेस अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा, और मैट्रिसेस को सॉल्व करके इक्वल टू 0 कर लेंगे और आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल फोर्स फील्ड सिस्टम। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, ऑल द फोर्सेस, कौन कौन टाइप के फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएंगे? ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या है? एक्सेप्ट द डिसिपेटिव। अब डिसिपेटिव का क्या मतलब है? डिसिपेटिव फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जिनके कारण एनर्जी लॉस होती है, यानी हीट के फॉर्म में हो या जिस फॉर्म में हो, एनर्जी अगर लॉस कर गई है तो वो डिसिपेटिव फोर्स कहलाता है। ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट द डिसिपेटिव फोर्स। कौन कौन है डिसिपेटिव फोर्स? अभी आपको क्या क्या ध्यान आ रहा है? एक फ्रिक्शन है, दूसरा क्या हो सकता है? एयर ड्रैग या एयर रेसिस्टेंस कहते हैं जिसको। ठीक है, तीसरा विस्कॉस फोर्स है। इस तरह के ढेर सारे फोर्सेस पीटीसी में लगा देता हूँ, यानी जिसमें रेसिस्टिव नेचर है, वो से क्या कहते हैं? डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। सो ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट द डिसिपेटिव फोर्स इज कॉल्ड
कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो सारे फोर्सेस डिसिपेटिव फोर्स को छोड़ के, यानी फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कॉस etc को छोड़ के क्या है, वो सब फोर्सेस जो हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जैसे अभी आपने ग्रेविटी का केस लिया, उसी तरह स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है वो भी, या फिर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो सब फोर्स क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी डिसिपेटिव फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है रफ, जहां पर कोई ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है। अब इस पर इसी डायरेक्शन में जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम कराना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B, उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया और ये मूव करना शुरू किया, वैसे ही ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो गया और ये फ्रिक्शन इस मूवमेंट को अपोज कर रहा है। देयरफॉर फ्रॉम पॉइंट A टू B जब आप वर्क डन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, F.S, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट cos पाई। क्लियर है, फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, Fs cos पाई यानी F इंटू एस विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि cos पाई का वैल्यू -1 के बराबर होता है। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू एस, ये रहा नॉर्मल और ये रहा mg, जहाँ पर n क्या हो गया, mg के बराबर हो गया। देयरफॉर ये कितना आ गया, म्यू mg s विथ नेगेटिव साइन। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब हम चाहते हैं इसी पाथ पर बैक लेकर आए, सो दैट कि वो पॉइंट ए, यानी जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था वहीं वापस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड पाथ हो जाएगा। देयरफॉर उतना ही कांस्टेंट फोर्स हम वापस इस पर लगाना शुरू कर दिए, और ये जब इधर चलना शुरू हुआ तो चला, तो वैसे ही फ्रिक्शन फिर से अपोज करना शुरू किया इस मूवमेंट का। देयरफॉर फ्रॉम B टू A जब हम चले तो फिर से फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो F.S cos पाई हो जा रहा है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, फिर से सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, म्यू mg s आ गया। अब देखिए वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ 0 हो जाना चाहिए था कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशन के हिसाब से, बट यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं फ्रॉम A टू B एंड वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A, क्लोज पाथ हो गया माइनस म्यू mgs प्लस माइनस म्यू mgs। क्लियर है, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो गया, कितना हो गया, 2 म्यू जी mgs हो गया। इसका मतलब है कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे फोर्स में जहां पर वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप या नेट वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप 0 नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये जो कर्ल ऑफ फोर्स वेक्टर है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मैंने पीछे फॉर्मूला भी बता दिया है, उसके बारे में डिटेल भी मैंने बता दिया है। अब कुछ पॉइंट है यहाँ पर नोट करने की, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, इस केस में भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में भी आप लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी रिटन या वैलिड है इस केस में भी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, यानी लॉस हो रही है एनर्जी की, और जहाँ पर एनर्जी लॉस होगी, लूज कर जाएगी, वहाँ पर क्या है, एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकता है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। और जब एनर्जी कंजर्व नहीं होगा तो वैसे केस में
आप वर्क और एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी इक्वेशन कैन नॉट बी रिटेन, या वैलिड ही नहीं होगा। वर्क एनर्जी इक्वेशन इज नॉट वैलिड। क्लियर बात समझ लीजिए। वर्क एनर्जी इक्वेशन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड था क्योंकि वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही थी, जैसा कि ग्रेविटी के केस में भी आपको मैंने दिखा दिया था। फ्रॉम पॉइंट 1 से और फाइनल पॉइंट उसी पॉइंट पर लौट कर जाने में टोटल वर्क डन क्या था, 0 हो गया था। कभी भी अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू आप एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं लें और आप उसमें क्या करें, एनर्जी और वर्क के बीच में जो एक इक्वेशन आता है वो आप ना लिखें। अगर लिख देते हैं मतलब आपका प्रोसेस बिल्कुल गलत है। तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर इसके बाद, कि कंजर्वेटिव फोर्स में ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया कि वर्क डन अराउंड, मान लीजिए ये एक पाथ ए से बी के बीच में, ये एक पाथ और ये दूसरा पाथ है। मान लीजिए ये सी से होकर बी पर पहुंचता है और ये कहाँ से, डी से होकर बी पर पहुंचता है। तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया था कि चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना वर्क डन इस पाथ के थ्रू होगा उतना ही वर्क डन किसी और पाथ के लिए होगा। यानी पाथ इंडिपेंडेंट होता है और वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है। इसका मतलब वर्क डन ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन थ्रू द पाथ ए डी बी। क्लियर है। अब अगर आपको लेमैन के लैंग्वेज में भी समझाएं, हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, इस पूरे पॉइंट को इन्वर्ट कर देना चाहते हैं, ए डी बी को बी डी ए लिखना चाहते हैं, तो क्या इन्वर्जन में नेगेटिव साइन लगाकर इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको उठाकर इधर लेकर आइए। ठीक है, क्या हो गया, ये इधर जब आया तो प्लस हो गया डब्ल्यू बी डी ए। देखिए ए सी बी और फिर वहाँ से बी डी ए सी बी और बी डी ए जिस पॉइंट से चलना शुरू किए थे इस पाथ पर, और फिर यहाँ से रिटर्न इस पाथ पर चलकर उसी पॉइंट पर पहुंच गए और वो कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। एकदम लेमैन के लैंग्वेज में इसे समझने की ज़रूरत है। अब दूसरा लाइन भी समझिए, वर्क डन थ्रू द पाथ ए सी बी, ये वाला पाथ फर्स्ट, और वर्क डन थ्रू द पाथ बी डी ए। देखिए निगेटिव है या नहीं है, यही चीज़ मैं ग्रेविटी में समझा रहा था। आप ऐसे समझिए कि कोई एनर्जी बैंक है, एनर्जी बैंक है, ठीक है, आपने उसमें एनर्जी जमा करा दी थ्रू टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स, कौन से पॉइंट से, ए सी बी से। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से चलकर इस पाथ को फॉलो करके आपने एनर्जी बैंक में इस वर्क के थ्रू आपने एनर्जी स्टोर करवा दी। लेकिन जैसे ही इस पाथ से चलकर आएंगे ठीक अपोजिट पाथ से, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी बैंक से जितना आपने एनर्जी स्टोर करवाया था वर्क के फॉर्म में वो आप विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है ना। यही कंजर्वेटिव फोर्स की ब्यूटी है, यानी वर्क कैन बी रिवर्स्ड, वर्क डन कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो ये वर्क डन रिवर्स नहीं किया जा सकता था। इधर से आपने एनर्जी जमा कराई और जितनी एनर्जी जमा की थी एनर्जी बैंक में उतनी आपने विड्रॉ कर ली है। यही चीज़ मैंने उस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की थी कि वर्टिकली जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अप से डाउन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से वहाँ एनर्जी रिलीज करवा रहे थे, विड्रॉ कर ले, ठीक है। लेकिन फिर अगर बॉटम से टॉप पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी स्टोर कराना पड़ेगा, यानी आपको एनर्जी करेंसी एनर्जी बैंक में डालनी पड़ेगी। वो चीज़ वहाँ पर जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, रिवर्स किया जा सकता है, बट डिसिपेटिव फोर्स में ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर कोई एनर्जी बैंक में आप जो रखेंगे डिसिपेशन के कारण वो लूज कर रहा है एनर्जी
लॉस्ट हो जा रही है, ठीक है ना। अब वहाँ पर ये चीज़ें वैलिड नहीं होंगी। होप कि आपको इसके थ्रू और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि एक तरफ से आप एनर्जी डाल रहे हैं और दूसरे पाथ से जब आ रहे हैं तो एनर्जी को आप विड्रॉ कर ले रहे हैं। इसलिए वर्क डन रिवर्स किया जा सकता है जब कंजर्वेटिव फोर्स की आप बात करते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको WETB शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ पर इन जनरल है, यानी वर्क और पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, सभी का रिलेशन वर्क के साथ आपको इस थ्योरम में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम चाहते हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये रिलेशन में समझाने की कोशिश करूं। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट अभी मूव करता हुआ इस पोजीशन पर, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन x आई है, वहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, जहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड u है। अब उस पर यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स F लग रहा है जो इसको डिस्प्लेस कराकर इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट xf पर पहुँचा देता है जहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं, इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। नाउ आप देखिए कि जब आप इसको फिर से लिख सकते हैं dv अपॉन dt और दिस इज m dv अपॉन dx। क्यों? क्योंकि x के अलोंग आप दिखा रहे हैं मूवमेंट को। दिस इज dx अपॉन dt। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि वेरिएबल फोर्स है तो ये सब कैसे लिखा है। मैंने बहुत डिटेल में वेरिएबल फोर्स वाले लेक्चर में ये सब चीज़ बताई हुई है। स्मॉलर आपने क्या किया है, इन सब पार्ट को बहुत स्मॉलर कर लिया है, जिसके कारण फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, और फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये सब अब बताने की ज़रूरत नहीं है। सो F इज इक्वल टू dx अपॉन dt v हो गया, ठीक है, एंड दिस इज dv अपॉन dx। इज दैट ओके? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया F dx और यहाँ कितना हो गया mv dv। चूँकि हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही दिखाया है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर किसी एंगल थीटा से लेते तो फिर कुछ अलग रिजल्ट आता। अब हम यहाँ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इज दैट ओके? और आप देखिए कि इनिशियल पॉइंट जहाँ से चलना शुरू किया 0 और यहाँ तक पहुँच गया तो s, तो ये 0 टू s, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u और जब फाइनल पहुँचा तो v। अब आप इंटीग्रेट कर लें, ये कितना हो जाएगा f और s माइनस 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इंटीग्रेट करके आप लिख लेंगे, ठीक है। अब ये रिजल्ट कितना आ गया Fs इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्या हो गया वर्क डन, किसके कारण हुआ, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स के कारण हुआ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक रिजल्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा इस एग्जांपल के थ्रू। यानी ये किसका किसका रिलेशन हो गया, वर्क एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आ गया। पहला एग्जांपल के थ्रू आप क्या लिए, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सारे सिचुएशन को हम सेम रखना चाहते हैं और फ्रिक्शन अप्लाई कर देना चाहते हैं, ठीक है। यानी ये एक रफ सरफेस जिसमें ब्लॉक और सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, जिधर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसी पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं F यानी ये वाला, और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये,
न्यूटन के सेकेंड लॉ से। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। सो ये चलता चला जाएगा और यहाँ तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई dx से, और इंटीग्रेट करके कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो राइट में है वो एज इट इज़ रह जाएंगी, ठीक है। उधर मैंने पहले वाला किया हुआ है, इधर मैं बाद वाला कर दे रहा हूँ। ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, fs माइनस fs, ओके, एंड दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। सो लिख सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल प्लस, जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर होता है, देयरफॉर आप चाहें तो इसको आसानी से बाद में भी डिकोड कर लेंगे। W फ्रिक्शनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सेकेंड वाले रूल के हिसाब से आपके पास, सेकेंड वाले एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास ये आ गया। क्या क्या आ गया, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रिलेशन किसके साथ आ रहा, काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले पाए हैं, और ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसमें दोनों टाइप की एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट करके दिखाना है। आइए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, एक इंक्लाइन सरफेस पे ये ब्लॉक, जिस इंक्लाइन का हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा है, एक फोर्स इस पर अप्लाई है, और ये इसे वेरिएबल फोर्स ही हम मानते हैं, इस ब्लॉक को खींचकर ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। किसी पॉइंट, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस हाइट से जिसको हम h1 बोलते हैं, से किसी दूसरे पॉइंट जहाँ पर हाइट कितनी है, h2 है, ठीक है। और इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी u है, और ये वेलोसिटी फाइनली v है, और इस बीच में ये डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है ये। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझनी है। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर वर्टिकली डाउन साइड mg लग रहा है ग्रेविटी के कारण फोर्स, तो इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, दैट इज mg साइन थीटा, ठीक है। फोर्स के ठीक अपोजिट क्या आ गया, mg साइन थीटा आ गया। सो अगर आप लिखेंगे अब नेट फोर्स F माइनस mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ma, और a के बारे में अब क्या समझना है, dv अपॉन dt, और दिस इज कॉल्ड d एंड दिस इज इक्वल टू, इस बार x का डायरेक्शन नहीं है, हमने s लिया हुआ है, देयरफॉर dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ठीक है। अब ds अपॉन dt ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो गई, देयरफॉर v dv अपॉन ds। यहाँ पर आप पुट कर लीजिए f माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू v dv अपॉन ds। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा f ds माइनस mg ds साइन थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mv dv। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। ये इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 0 से डिस्प्लेस करके किसी डिस्प्लेसमेंट की दूरी s तक फाइनल चला गया है, और ये mg ds साइन थीटा है। अब यहाँ पर आपको हाइट को रिलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा स्ट्रिप ये हमने काट लिया, ठीक है, यहाँ ये ds पर रिलेट कर रहा है, और इस सरफेस पर चूंकि s डिस्प्लेसमेंट है तो हमने छोटा सा ले लिया ds, और ये हाइट हमने dh ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये थीटा के लिए, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और
ये वाला जो लाइन है वो ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, ठीक है, फॉर द गिवन एंगल। तो ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये ds और ये dh। ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा लिखिएगा इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर dh इज इक्वल टू हाउ मच, ds साइन थीटा। देखिए ऑलरेडी आपने ds साइन थीटा ये लिखा हुआ है, कितने के बराबर है, dh के बराबर है। देयरफॉर आपको यहाँ हाइट क्या लेनी पड़ेगी, h1 से h2 तक, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी u से लेकर v तक। क्लियर है। अब ये कितना हो गया, fs हो गया। यहाँ ये पहले चेंज कर लीजिए, h1 टू h2 mg और ds साइन थीटा के बदले में dh, और ये ऑलरेडी मैं लिख दे रहा हूँ हाफ mv स्क्वायर, इंटीग्रेट करने के बाद हाफ mu स्क्वायर। ओके, ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगा रखा है, माइनस ये देखिए ये दोनों कांस्टेंट है। जी क्यों कांस्टेंट है, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रख के, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देयरफॉर ये दोनों बाहर निकल गया और ये इंटीग्रेट होके h आ गया, और जब उसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो h2 माइनस h1 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देखिए mgh2 माइनस mgh1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, w एक्सटर्नल माइनस mgh2 कितना आ जाएगा, ये क्लियर कर लीजिए, mgh2 माइनस mgh1 इज इक्वल टू डेल्टा के। ये क्या हो गया, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल के हिसाब से w एक्सटर्नल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u से इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहली बार आपने पोटेंशियल एनर्जी को अटैच कर लिया फॉर द गिवन एग्जांपल। 3 एग्जांपल लिया और तीनों का मैंने रिजल्ट लिख लिया है। अब चौथा एग्जांपल यहीं पर लेना है, सिर्फ उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, यानी ये अब रफ सरफेस है और यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, फ्रिक्शन अप्लाइड हो गया। तो अब क्या करना है कि ये जो फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, F माइनस एफ, और यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रह जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, एफ डी एस माइनस एफ डी एस, ठीक है। ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से s, ये भी 0 से s। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये F एक्सटर्नल फोर्स के कारण Fs और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण Fs और ये माइनस। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल प्लस, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए लिखते हैं ना, तो फिर, और ऐसे भी समझने की बात है, एंगल छोड़ दीजिए, कि अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑलवेज अपोजिंग नेचर का होगा, तो निगेटिव आएगा ही। मैं जानबूझ के यहाँ पर उसे सुंदर बनाकर लिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ये फ्रिक्शनल, ठीक है, W फ्रिक्शनल। अब क्या हो गया, ये फिर से कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया है अब आपके दिमाग में ये सारी बात। तो फोर्थ एग्जाम्पल के हिसाब से ये क्या हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक कंप्लीट रिजल्ट आपके पास आ गया। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल। फिजिक्स में किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, बस आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझकर और उसे जनरलाइज करना है। आपके पास अब टोटल 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसके बीच में रिलेशन है। और यहाँ पर क्या है, ये पूरी तरह से क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पर क्या आ गया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ये फाइनल वाले को ही ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है ये, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शनल माइनस चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इधर से गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा कि अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे रिजल्ट्स आए हैं, उनमें से ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है ये सारे जो एग्जांपल्स के इक्वेशन है वो एक तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का काम कौन कर रहा है, जो फोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, ठीक है। क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। कुछ भी कह दें, मैकेनिकल कह दें या एनर्जी कह दें। मैकेनिकल इसलिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों टाइप की एनर्जी उसमें एक साथ आ रही है, और इससे ये पता चलता है एंड हेंस it is clear that there is interaction between work and energy through external agents। इसीलिए इस दिए हुए इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। थ्रू एक्सटर्नल एजेंट विच इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्लियर हो गया ये। एक्सटर्नल एजेंट कौन है यहाँ पे, वो फोर्स है। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कॉस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में भी डिफरेंट टाइप के फोर्स, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, एंड हेंस इट इज क्लियर दैट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स, और वो एजेंट्स हैं फोर्सेज विच इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं पर एक साथ आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। नेट वर्क डन किसके बराबर है, वो पूरी तरह से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसको फाइनली चेंज इन क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं। कैसे, वो समझ लीजिए। अगर ये हाफ mv² प्लस हाफ mu² प्लस mgh2 प्लस mgh1, प्लस नहीं है चूंकि ये माइनस होगा, चेंज है ना, तो चेंज लिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये वाला, और प्लस ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, माइनस कितना हो गया, माइनस ले लिए तो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों अगर ऐड हो जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो
अब आप देख लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल को क्या कहते हैं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। W एक्सटर्नल प्लस W फ्रिक्शनल, ठीक है, किसके बराबर, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। यही आपका, यहीं से वो रिलेशन आया, यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास आ गया है। आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि फ्रिक्शन जो होता है वो डिसिपेटिव इन नेचर होता है। मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्लियरली बता दिया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ भी लिखा जा सकता है, उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, डिसिपेटिव नेचर का होता है, तो एनर्जी लॉस कराएगा वो, ठीक है। और जब एनर्जी की लॉस हो जाएगी तो वहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगा, तो उस केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते हैं और इक्वेशन ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो कब लिख सकते हैं आप एनर्जी कंजर्वेशन? सबसे पहले तो पूरे सिचुएशन से, ये जितना भी सिचुएशन आपने देखा है वहाँ से क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स या वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी फ्रिक्शन जो है उसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से एब्सेंट होना चाहिए। तो ये एब्सेंट हो गया, मतलब ये काम खत्म। अब क्या बच गया, वर्क डन एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि कंजर्वेटिव फोर्स बनाने के लिए आपने फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंट करा दिया, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं कराना चाहते थे, एनर्जी को कंजर्व रखना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी ये तो आ गया, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कि अगर आप वर्क डन एक्सटर्नल यानी इसको भी ज़ीरो कर दें। ये कब ज़ीरो होगा, जब F एक्सटर्नल नहीं होगा। क्लियर है, यानी फोर्स एक्सटर्नली आप किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क डन एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाएगा, और वर्क डन एक्सटर्नल जैसे ही ज़ीरो होगा वैसे ही एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। क्लियर है, सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, या किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। और ये जब एब्सेंट हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। अब जब वर्क डन एक्सटर्नल ज़ीरो कर दिया आपने, कब, जब फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो हो गया तो वर्क डन एक्सटर्नल ज़ीरो हो गया। इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितने के बराबर हो गया, अब दैट डेल्टा E इज इक्वल टू ज़ीरो। और देखिए चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज डेल्टा E फाइनल माइनस डेल्टा E इनिशियल दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। Therefore, delta E final is equal to delta E initial. Is that okay? Therefore, यहाँ आप लिख सकते हैं अब KE final plus PE at final state is equal to kinetic energy at initial state plus पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। और सुंदर बनाकर लिखना हो तो KE प्लस PE एट फाइनल स्टेट इज इक्वल टू KE प्लस PE एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। आप चाहे तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। रिवर्स में क्या, इनिशियल को पहले लिख लीजिए और फाइनल को बाद में लिख लीजिए। यानी इसी को अगर आप लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल स्टेज ऑफ एनी मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल स्टेट। देयरफॉर ये क्या हो गया, हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh2।
ठीक है, ये आपका ये लिख लीजिए, या यहाँ से ये लिख लीजिए, या आप ये लिख लीजिए। ठीक है, ये सभी एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन है। यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो वैसी हालत में क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा और एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर साइड से एनर्जी लॉस कर रही होगी तो दूसरी तरफ एनर्जी गेन हो जाएगी, और अगर दूसरी तरफ से लूज करेगी एनर्जी तो पहली तरफ गेन हो जाएगा। यानी ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन के पूरी सिचुएशन को अब मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू कंक्लूड करना चाहता हूँ। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied upon any system, not a single object, हो सकता है पूरा सिस्टम ही हो, and dissipative force, फ्रिक्शन हो या कोई भी dissipative force is absent, then only mechanical energy of the system is conserved। ठीक है, यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर अप्लाइड ना हो और डिसिपेटिव फोर्स भी एब्सेंट हो, तभी उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। दिस होल स्टेटमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इस पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। अब ये लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं चाहता हूँ इसे यहीं पर स्टॉप करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।